गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वर्चुअल क्लास। स्टूडेंट्स, आज आपको वर्चुअल क्लासेस में पढ़ाएंगे हम, क्योंकि बहुत दिन हो गए घर पर बैठे बैठे। आप भी बोर हो रहे होंगे, मैं भी घर से नहीं निकला जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। आप देख रहे होंगे दाढ़ी भी नहीं बन पाई, इसलिए सरकार चाहती है कि समय यूँ ही बीत रहा है, बच्चों का कुछ नुकसान ना हो, उन्हें घर पर बैठे ही कुछ पाठ सामग्री रोज़ाना उपलब्ध कराते रहें ताकि वो अपनी तैयारी रेगुलर रख सकें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप घर पर ही रहें। सरकार के दिशा निर्देश जो भी मिल रहे हैं समय समय पर उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी चल रही है इसने हमारे देश को ही नहीं पूरे संसार को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। इसका एकमात्र उपाय दूरी बनाकर रखना है, जिससे कि ये आगे ना फैल सके। छात्रों एवं छात्राओं, मैं आपको आज चूँकि पहला दिन है तो आपको इंग्लिश सिलेबस के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। अंग्रेजी का जो पेपर है वो एक होता है 100 मार्क्स का। द होल क्वेश्चन पेपर will be divided into two parts, two sections A and B। सेक्शन A के अंतर्गत जितनी भी हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, अर्थात प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज और एक बहुत ही फेमस प्ले है, देयर इज ए प्ले The Merchant of Venice, written by William Shakespeare, the great dramatist in the history of English literature। तो ये जो चार पुस्तकें हैं, सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे इन्हीं चार पुस्तकों से होते हैं। प्रोज से एक पैसेज आता है एक्सप्लेन करने के लिए, जो 8 अंकों का होता है। प्रोज में से ही 4 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और पोइट्री बुक से एक स्ट्रेंजा एक्सप्लेन करने के लिए आता है 8 नंबर का, और एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है 6 नंबर का। शॉर्ट स्टोरी जो बुक है हमारी, उसमें 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं। देयर आर 4 शॉर्ट स्टोरीज इन द बुक, जिसमें से 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू आंसर देम इन 30 वर्ड्स। इसके बाद जो हमारा प्ले है, नाटक है, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 75 शब्दों में होना चाहिए, और यह 10 नंबर का होता है। इसके अतिरिक्त फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। किसी फिगर ऑफ स्पीच का नाम होता है, उसकी डेफिनेशन देनी होती है, और कम से कम 2 एग्जाम्पल्स देने होते हैं। तो ये सेक्शन ए है आपका। फिगर्स ऑफ स्पीच में 2 नंबर की डेफिनेशन होती है, 2 नंबर के 2 एग्जाम्पल्स देने होते हैं आपको, 1 नंबर के 2। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जनरल इंग्लिश से संबंधित होता है। इसमें 2 नंबर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आते हैं, 2 नंबर की सिंथेसिस आती है, 2 नंबर की ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और 3 नंबर के ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। 2 नंबर की आपकी
वोकेबुलरी अलग अलग टाइप से आती है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि 3 नंबर के सिनोनिम्स, 3 नंबर के एंटोनिम्स आते हैं, 2 नंबर के होमोफोन्स आते हैं और 3 नंबर के वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस आते हैं और 3 नंबर के इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके बाद ट्रांसलेशन, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश यानी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए एक स्टोरी आती है। और लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे का होता है, निबंध का होता है। निबंध किसी भी टाइप का हो सकता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to teach you about the first lesson of your prose book. You know, in your prose book there are only 7 lessons, and first is a girl with a basket. A girl with a basket is the lesson written by William C. Douglas. William C. Douglas was a judge of the Supreme Court of America. He visited India in 1950. He made a journey from New Delhi to Ranikhet. You know, Ranikhet is a famous hill station in Himalayas. The writer William C. Douglas went to Bareilly by a train and then to Ranikhet by a car. During his journey, he saw different kinds of Indian people. He saw many things of India. Whatever he saw, he has described in this lesson. So I tell you the story of this whole lesson in brief. There is a brief description of this lesson. The writer used to come down at every station because the train was a slow moving train. It was a local train. It stopped at every station. So the writer used to come down, walk down the platform and talk to the people who could speak in English. During his journey, at one station, he was surrounded by some refugee children. As soon as he got down, the children surrounded him at the platform because they were very poor. They were refugee children. They were the children of the people who came from Pakistan to India in 1947 after the division of the country. You know, India became free in 1947 and India was divided into 2 parts, Pakistan and India. So millions of people came from Pakistan to India and a lots of people went to Pakistan from India. These refugee children were very poor, their parents were very poor, so they were selling fans and baskets on the platform to support their family. Among them, there was a little refugee girl of 9 years. She was looking very sad. Tears were coming out from her eyes, and she also wanted
to sell her basket. The writer had already bought many baskets and fans from other children, so that the writer had no need of other, but he wanted to help the girl. So he gave her some money in order to help her, but she did not accept the money as a free gift because she was a self-respecting girl. She did not accept the money without selling her basket. So the writer had to buy the basket. When he bought the basket, the girl smiled. She became very happy and she ran towards her hut. In this way, the writer was influenced very much by that little girl. He also began to love India. The writer was a great lover of Indian people and a great lover of our culture also. He appreciated the Indian people. He has described in the lesson that the people whom he saw during his journey were very poor. They were dressed in white and loose garments. Most of the people were barefoot. Their condition was very miserable. But they were not poor. They were hard-working people. They were very honest, very diligent persons. They were lover of freedom. When the writer went to his country, he carried a very beautiful picture of our country and the people of our country also in his mind. So this is the brief description of this lesson. हिंदी में मैं आपको एक बार समझा दूं कि विलियम सी डगलस, जो कि एक गर्ल विद ए बास्केट इस लेसन का राइटर है, जिसने इसे लिखा, वह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का एक जज था। 1950 में वह भारत आया। उसने यहाँ विजिट किया। नई दिल्ली से लेकर रानीखेत तक उसने यात्रा की। रानीखेत उस समय ब्रिटिश आर्मी का एक ओल्ड हिल स्टेशन था, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। जब उसने अपनी यात्रा की, नई दिल्ली से बाई ट्रेन बरेली तक गया। बरेली के बाद रानीखेत तक उसने अपनी यात्रा एक कार से की। तो इस यात्रा के दौरान वह बहुत से लोगों के संपर्क में आया। जिस ट्रेन से वो यात्रा कर रहा था बहुत ही स्लो मूविंग ट्रेन थी, लोकल ट्रेन थी, हर स्टेशन पर रुकती थी। राइटर ट्रेन से नीचे उतरता था, प्लेटफॉर्म पर घूमता था और लोगों से बातें करता था। ये बातें क्यों करता था? बिकॉज ही वांटेड टू नो द फीलिंग्स ऑफ द इंडियन पीपल। और ये बातें देश विदेश के समाचारों के बारे में होती थी और उनकी जो लोकल जो भी न्यूज़ होते थे उनके बारे में वो जानना चाहता था। तो ये उसका जो रूटीन था टॉकिंग का, वो हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद होता था और वह उन्हीं लोगों से बात करता था जो अंग्रेजी में बोल सकते हो। बिकॉज ही डिड नॉट नो हिंदी, इसलिए वो अंग्रेजी बोलने वालों को ही तलाशता था। लेकिन एक स्टेशन पर उसका ये रूटीन ऑफ टॉकिंग स्टॉप हो गया, क्योंकि जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरा
कुछ रिफ्यूजी बच्चों ने, शरणार्थी बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। क्यों घेर लिया? इसका रीजन है बिकॉज द राइटर वॉज लुकिंग ए वेरी रिच पर्सन, ही वॉज सूटेड बूटेड। बच्चों ने सोचा कि ये हमारा सामान खरीद लेगा, क्योंकि ये जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन हैं ये अपनी जीविका कमाने के लिए हाथ से बनाए हुए पंखे और टोकरियां आदि बेच रहे थे। ऐसा क्यों करना पड़ रहा था उन्हें? क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके दो हिस्से हो गए, एक पाकिस्तान बना और दूसरा भारत बना। उस समय रिलीजियस रियॉट्स शुरू हो गया और बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत में आए, बहुत से भारत से पाकिस्तान चले गए। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए वो बहुत गरीब थे, क्योंकि उनका सब कुछ वहीं रह गया, घर मकान दुकान या जो भी खेती जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब वहीं रह गई। वहाँ से जब वो चले थे थोड़ा सा भोजन आदि थोड़े से कपड़े लेके चले, जो कि रास्ते में ही समाप्त हो गया। और उनमें से बहुत से जो रिफ्यूजीज थे, रिफ्यूजीज का मतलब शरणार्थी, अर्थात भारत में शरण लेने के लिए जो आ रहे थे, बहुत से रास्ते में ही भूखमरी के कारण मर गए थे। इसका अर्थ है कि जितने लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा वो सभी सुरक्षित भारत नहीं पहुंच सके, और जब वो भारत आ गए तो उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, तो उन्हें यह सब करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए शहरों की गलियों में, रोड के किनारे झोंपड़ियाँ आदि बना ली उन्होंने। किसी ने क्लॉथ के सेट बना लिए, किसी ने घास के आदि के बनाए, उनमें रहना शुरू किया। हाथ से वो पंखे बनाते थे, हाथ से टोकरियाँ बनाते थे, और उनके ये जो बच्चे हैं ये रेलवे स्टेशन पर उन्हें बेचा करते थे, क्योंकि उस समय भारतीय लोगों की दशा अच्छी नहीं थी। भारतीय लोग स्वयं बहुत गरीब थे, दे वर वेरी पुअर, दे वर नॉट एबल टू बाई देयर फैंस एंड बास्केट्स। तो ये बड़ा मुश्किल था अपनी जीविका कमाने के लिए कि गरीबों में बेचना, गरीबों में खरीदार थे ही नहीं, तो ये जीविका कमाना बहुत कठिन था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर दैम, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो एक स्टेशन पर राइटर जैसे ही उतरा था और उसे घेर लिया बच्चों ने, क्योंकि वो हर बच्चा चाहता था कि मुझसे खरीदे। तो राइटर ने कुछ बच्चों से कुछ पंखे भी खरीदे, कुछ टोकरियाँ भी खरीदी, उसकी दोनों भुजाएं भर गईं। अब उसके पास जगह नहीं बची और उसे अब आवश्यकता भी नहीं थी खरीदने के लिए। लेकिन तभी उसने देखा ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years was standing in front of him. She was very poor. उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे उसके, और उसके हाथ में एक टोकरी थी, हैंडल वाली टोकरी, ब्यूटीफुल, उसे वो बेचना चाह रही थी। राइटर ने सोचा कि ये गरीब है, क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। तो उसने बिना टोकरी खरीदे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने अपनी कोट की पॉकेट से एक मुट्ठी चेंज निकाली और उसकी टोकरी में डाल दिया एज ए फ्री गिफ्ट। लेकिन लड़की जो थी वो सेल्फ रेस्पेक्टिव लड़की थी। शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। उसने वह मनी स्वीकार नहीं किया। शी रिटर्न एट वंस द मनी टू द राइटर। तुरंत उसने राइटर को पैसा वापस कर दिया। अब राइटर अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगा, लेकिन वो मदद करना चाहता था, इसलिए उसे उसकी वो टोकरी खरीदनी पड़ी। जब उसने टोकरी खरीद ली तो लड़की बहुत ही खुश हुई और वह अपने झोंपड़ी जो स्टेशन के आसपास बनी थी उधर दौड़ती हुई चली गई। जब राइटर की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई, एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। राइटर ने जब उनसे मुलाकात की तो राइटर इस घटना की चर्चा किए बिना नहीं रह सका।
क्योंकि वह बहुत प्रभावित हुआ उस छोटी सी लड़की के व्यवहार से, उसके बिहेवियर से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने यह चर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी की, और तभी से वह भारत को और अधिक प्यार करने लगा। उसने यहाँ आकर देखा, जो भी देखा, रास्ते में जैसे जैसे ट्रेन जहाँ से गुजरी, गांव में कच्चे मकान, छप्पर आदि ये सब उसने देखे, लोगों की हालत देखी, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, हर प्रकार के व्यक्ति को उसने स्टेशंस पर देखा, प्लेटफॉर्म पर देखा, और सभी की हालत वास्तव में बहुत ही दयनीय थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइटर ने वर्णन किया है कि मोस्ट ऑफ देम वर बेयरफुट, अधिकतर उनमें से कैसे थे, विदाउट शूज, नंगे पांव थे, कपड़े भी सफ़ेद लूज गारमेंट्स जैसे थे उनके, यानी उनकी बाहरी स्वरूप से ही पता चल रहा था कि वो कितने गरीब हैं। और उन गरीबों में आकर के पाकिस्तान से जो लोग आए वो भी गरीब थे, तो गरीबों में आके जीविका कमाना यह उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो राइटर ने यह देखा कि वास्तव में भारतीय लोग गरीब हैं, लेकिन वो भिखारी नहीं है, जैसे कि उस लड़की के व्यवहार से पता चल गया। भारतीय लोग मजदूरी में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, वेरी डिलीजेंट हार्ड वर्किंग पर्सन्स होते हैं। और उसने ये भी देखा कि भारतीय लोग स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। जब वह भारत से अपने देश वापस गया तो वह अपने माइंड में भारत की और भारतीय लोगों की एक विशाल और सुंदर तस्वीर लेकर के गया था। तो बच्चों, ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, इसे याद रखना। जब कॉलेज खुलेंगे तो हम आपको डिटेल में ये लेसन पढ़ाएंगे, चूँकि डिटेल स्टडी होती है ये प्रोज और पोइट्री की, इनमें से एक्सप्लेनेशन भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं कुछ होमवर्क आज दूंगा आपको, उसे आप घर पर करें, उसकी तैयारी डेली रेगुलरली करते रहें। मार्केट चूँकि आजकल बंद चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि नोटबुक्स कहाँ से लाएं या बुक्स कहाँ से लाएं। यदि आपके परिवार में पिछले वर्ष कुछ बच्चे इंटर क्लासेस में रहे होंगे तो उनसे आप वो सिलेबस ले सकते हैं। आपके पास पुरानी नोटबुक्स पड़ी हैं, उनमें खाली पेजेस हों तो उनको निकाल के कलेक्ट कर लें, उनमें फ़िलहाल इस कार्य को करते रहें। बाद में जब नई नोटबुक्स ले आएँ तो उनमें फेयर कर लेना इस कार्य को। लेकिन तैयारी डेली रखिए। 10 से 11 बजे के बीच मैं आपको आपके कोर्स से संबंधित कुछ ना कुछ समझाऊंगा। आप साथ ही साथ उसे लें और तैयारी पूर्ण रूप से रेगुलरली करते रहें। धन्यवाद।